Hello everyone. Welcome to Practice Mock YouTube channel on Regulatory Body Examination. So आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है इन आर PIB इनसाइड सीरीज इट इज़ नमो ड्रोन दीदीज. ठीक है, तो जैसे नाम से पता लग रहा है इट इज़ एन इनिशिएटिव टू गिव एक्सेस टू ऑफ ड्रोन्स टू वुमेन. ठीक है, तो आपने सुना होगा लखपति दीदीज के बारे में, काफ़ी बारी न्यूज़ में स्पीचेस में PIB में इन जनरल ये चीज़ आती है कि वी हैव टू प्रोवाइड ईच वुमेन इन एन सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्निंग ऑफ 1 लाख पर ईयर. ठीक है, तो कब पॉसिबल है? व्हेन देयर विल बी इनिशिएटिव्स लाइक नमो ड्रोन दीदी. ये न्यूज़ में क्या होता है बिकॉज देयर इज अ ट्वीट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस स्कीम along with the video, the short video on Namo Drone Didis, and that video was shared by our Prime Minister on the Twitter channel. ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था. ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं बिकॉज ये तो बहुत रिसेंटली आई है, बट इट वॉज द न्यूज़ बिकॉज ऑफ, हम कह सकते हैं, द ट्वीट और सम वीडियो विच हैज़ कम. बट द स्कीम और दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव के लिए भी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी यहाँ से बन सकता है. बट इसका जो यूज़ केस है वो खाली ऑब्जेक्टिव फेज़ 1 तक निर्भर नहीं है. आप इस चीज़ को यू कैन यूज़ इन वुमेन इन एग्रीकल्चर, वुमेन एज एन एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन इन टेक्नोलॉजी. देखो कितनी चीज़ें लिंक हो जाती हैं आपस में. तो आप इस टॉपिक को मल्टीपल जगह डिस्क्रिप्टिव में यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 2022 के अंदर देयर वाज एन ऐसे रोल ऑफ वुमेन इन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप ऐसी स्कीम्स का जब जिक्र करते हो एंड एक्सप्लेन करते हो इनके बारे में, इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन. ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसलिए मैं आज के लेक्चर के अंदर भी एक आर्टिकल लेके आऊँ. इट इज़ एन आर्टिकल फ्रॉम द मिंट एंड दैट आर्टिकल बेसिकली टॉक्स अबाउट नमो ड्रोन दीदी. थोड़ा पुराना आर्टिकल है बट दैट आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको रीड करना. इट इज़ रिटन बाय आवर मिनिस्टर Dr. Mansukh Mandavi, I guess. Yes, he has written an article, very good article on Namo Drone Didi, and just read that article and you will learn कि how to write. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी हम आपके पास टाइम है तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑन डेली बेसिस. कुछ मत करो, न्यूज़पेपर पे नोट्स मत बनाओ. आई वोंट सजेस्ट यू डैट. अगर बनाते आ रहे हो तो आप बनाते रहो, बट अगर आपने अभी स्टार्ट करना है RBI के लिए तो मत करना. बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपको फ़िल्टर आउट करने में कंटेंट बहुत टाइम लग जाएगा, एंड जो काम आपको आधे घंटा में हो सकता है वो आप 3-4 घंटे ले लोगे करने के अंदर. इसके अलावा इसको रिवीजन करना डिफ़िकल्ट रहता है. बट आपको क्या करना है, आपको रीडिंग हैबिट बनानी है. आपको चीज़ समझनी है कि क्या बोला जा रहा है, स्पेशली इन एडिटोरियल्स. तो जो द मिंट है ये थोड़ा सा, आई वुड से, थोड़ा ज़्यादा हाईली वैसे ज़्यादा वोकेबलरी इसमें यूज़ होती है, थोड़े से इंग्लिश हाई लेवल की होती है, तो आपको कुछ इनिशियल डिफ़िकल्टी आएगी. इसके अलावा आप जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हो उसको कर सकते हो, बट स्टार्ट रीडिंग. इफ़ यू हैव नॉट रीडिंग एन न्यूज़पेपर, स्टार्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. थोड़ा सिंपल उनका फॉर्मेट रहता है, देयर लैंग्वेजिंग फॉर्मेट इज़ प्लेन, है ना, दैट यू कैन रीड. फिर द हिंदू थोड़ा उसके ऊपर लेवल का हो जाता है. मिंट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू RBI ग्रेड बी एग्जाम. मिंट, अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ ना, किसी को RBI ग्रेड बी एक फेज़ 1 एंड फेज़ 2 करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना है, फेज़ 1 करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना है, वो कुछ भी ना पढ़े ना, अगर उसको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना आता है, अगर उसको आता है, तो जो मोस्टली बच्चों को नहीं आता है, तो अगर वो आखिरी के 4 महीने का द मिंट भी पढ़ता है ना, हर एक न्यूज़ फॉलो करता है, क्योंकि वहाँ पे RBI के बारे में भी होता है, सेबी वगैरह इन सब के बारे में भी होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में अच्छी खासी न्यूज़ होती है, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ भी बहुत होती है, सोशल सेक्टर की न्यूज़ भी काफ़ी होती है, टेक्नोलॉजी की भी होती है. तो यहाँ से पक्का क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इन न्यूज़पेपर से. तो बिजनेस न्यूज़पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक जाते हो लकीली, तो आपके पास जो मेंस और इंटरव्यू, मेंस के रिजल्ट और इंटरव्यू के बीच में टाइम होता है, आप उसमें बच्चे अक्सर 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, विच आई थिंक इज़ नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप एक भी अच्छे से पढ़ लो, RBI इंटरव्यू कर सकते हो. इट इज़ नॉट लाइक UPSC इंटरव्यू, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ठीक है, आपको बस RBI के बारे में अच्छा पता होना चाहिए. तो न्यूज़ ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़पेपर की हैबिट आप बाद में लगाओगे जब इंटरव्यू पे पहुंच जाओगे. पहले तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो अभी से ही स्टार्ट कर दो न्यूज़पेपर रीड करना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. RBI नहीं होता है तो और भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में चीज़ें आती हैं. हर एक एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में आता है, तो वहाँ पे भी वो हेल्प करेगा ही करेगा आपको.
आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स दोगे इट इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ऑफ द डे ये है। उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे से हैं। पीएम आवास योजना अर्बन पे पूछा मैंने, ग्रामीण पे नहीं पूछा है। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेसिकली क्या था कि एक मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सम चेंजेस हैव मेड इन, जिसके अंदर उन्होंने एसेट एंड टर्नओवर को थोड़ा बढ़ा दिया है फॉर कॉम्बिनेशन फाइलिंग। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग था। तो एसेट टर्नओवर क्या है मैंने वो पूछा है। राइट टू रिपेयर पोर्टल थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, जब इसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देन रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, हमें पता है कि ये WTO कंप्लाइंट स्कीम है RODTEP, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए हमें। देन जल शक्ति अभियान, ठीक है, कैंपेन है, इसके बारे में है। तो ये ट्वीट था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नमो ड्रोन दीदीज आर चैंपियंस ऑफ इनोवेशन, सुटेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, आर गवर्नमेंट इज लेवरेजिंग द पावर ऑफ ड्रोन्स टू फर्दर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, सो दिस इज वेरी शॉर्ट ट्वीट। ठीक है, अब नमो ड्रोन दीदी है क्या, मैं इसके बारे में समझाता हूँ। बेसिकली देखो क्या है, देयर इज एन एग्रीकल्चर एंड हमें पता है कि एग्रीकल्चर में वुमेन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। बीट एग्रीकल्चर लेबर की बात कर लो या फिर वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन ओवरऑल एग्रीकल्चर, बीट डेयरिंग, एनिमल हस्बेंडरिंग, कहीं ना कहीं पे वुमेन के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या संभावना है, यहाँ संभावना है कि अगर आप वुमेन को यहाँ एम्पावर करोगे तो वो उस काम को अच्छे से कर पाएंगी जो ऑलरेडी कर रही हैं। ठीक है, तो जो वुमेन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं आई विल एक्सप्लेन यू, उसके थ्रू उनको ड्रोन प्रोवाइड करो, ड्रोन की पायलट की ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करो, ताकि उस ड्रोन का यूज़ करके वो उस ड्रोन से या तो फर्दर रेंट पे आगे दे दे या फिर खुद उसको पायलट एज अ पायलट उसको यूज़ करके, SHG की बात कर रहा हूँ, या तो SHG वो ड्रोन लेके आगे रेंट पे दे दे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, या फिर वो खुद SHGs में जो वुमेन है वो खुद ऑपरेट करे। ठीक है, उस पर्टिकुलर ड्रोन को ऑपरेट करे किस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो क्या पर्पस रहने वाला है, पर्पस रहेगा कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको स्प्रे आउट करवाना ऑन द फील्ड। अब इसके मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। देयर इज एन आर्टिकल विच आई हैव शेयर्ड आफ्टर 2-3 स्लाइड्स विच वाज बाय मनसुख मंदावी। तो उन्होंने कहा था इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो आप सोचो तो कितनी बड़ी डायकोटमी है, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तो हम सबसे बड़े सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है एट द सेम टाइम। ऐसा क्यों है, बिकॉज हमारे जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग है ना, या तो वो ओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप नॉर्थन एरियाज की बात करो जब फार्मर्स थोड़े से वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है, या फिर बोले जाए ग्रीन रेवोल्यूशन का असर दिखाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज हद से थोड़ा ज़्यादा है। NP के रेशियो कितना 4:2 आई थिंक 4:2:1 होना चाहिए, वो वहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं, मे बी 6:2:1 कर देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे ओवर फर्टिलाइजर्स हो रहा है। उसका नुकसान तो फील्ड पे भी है और इसका नुकसान एक ये भी है कि जो स्प्रे करवा रहा है यूरिया को या डैप को, जो आपको पता हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करती हैं वो चीज़ें। ठीक है, डैप वगैरह अगर ओवर यूज़ कर ले तो फूड जो ग्रो हो रहा है फील्ड में वो भी हो सकता है कि हार्मफुल बन जाए। ठीक है, केमिकल्स उसके अंदर ज़्यादा हो जाए मात्रा में, तो फूड चेन में भी खराबी करता है। उसके अलावा जो फार्मर उसको स्प्रे आउट करवा रहा है फील्ड पे, उसके लिए भी वो खराब चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं इरिगेशन के अंदर, ड्रिप इरिगेशन हो जाती है, प्रिसिशन इरिगेशन की बात करते हैं कि ड्रिप लगा के इरिगेट करवा रहे हैं फील्ड, जहाँ पे हम एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी। सिमिलरली हम फोकस करेंगे फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, कि जहाँ जितना चाहिए उतना ही उपयोग हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, दिस विल बी पॉसिबल यूजिंग ड्रोन्स, कि ड्रोन्स के ऊपर आप फर्टिलाइजर लगाओ एंड स्प्रे आउट करो फील्ड पे। ड्रोन्स क्या मॉनिटर करेगा, ड्रोन्स विल मॉनिटर कि हाँ इस फील्ड पे इतना हो गया है, इतना बच गया है फर्टिलाइजर, इतना यूज हो गया है, इस फील्ड में इतना रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्लस फर्टिलाइजर में क्या होता है कि जो स्प्रे आउट की वॉल्यूम होगी वो कांस्टेंट भी रह सकती है, चेंज भी हो सकती है, यू कैन चेंज इट ऑल्सो, बट इट वुड बी कांस्टेंट। अगर मैनुअली आप वो चीज़ करोगे, आपको कभी कहीं पे ज़्यादा स्प्रे कर दोगे, कहीं पे कम स्प्रे कर दोगे, तो उसका जो
उपयोग है फील्ड पे प्रॉपर कॉन्स्टेंट वे में नहीं हो पाएगा। तो इससे हो सकता है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाए। तो खुद सोचो एक छोटा सा कदम कि ड्रोन से आप फर्टिलाइजर्स को उपयोग करो एग्रीकल्चर फील्ड पे, उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ओवरऑल प्रोडक्शन में। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रही है, उनको स्किल सेट मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है वो ड्रोन यूज़ करवाने का, ठीक है। हमारा फर्टिलाइजर कम यूज़ हो रहा है, कॉस्ट कम आ रही है फार्मर को फर्टिलाइजर की, अगर उसको एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, कॉन्सेप्ट वे में यूज़ कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी बन रही है, फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इससे फूड सिक्योरिटी हो रही है, फूड चेन में इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा अगर हम कम इंपोर्ट करेंगे। तो खुद सोचो एक छोटा सा इनिशिएटिव कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, दिस जस्ट नॉट स्मॉल स्कीम्स, ठीक है। दीज प्ले अ वेरी पिवटल रोल इन इंक्रीजिंग इंडियाज ओवरऑल पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी अभी। तो बेसिकली टारगेट है इसके अंदर कि हमें वुमेन एसएचजीज के द्वारा 15,000 ड्रोन्स को फील्ड पे उतारना है, ठीक है। तो जो वुमेन एसएचजी होगा उसमें क्या होगा, वुमेन को ट्रेंड भी किया जाएगा। तो जिस वुमेन को ट्रेनिंग मिल रही है वो क्या हो जाएगी, सर्टिफाइड पायलट ऑपरेटर हो जाएगी। तो वो आगे कहीं और अपना इस सर्टिफिकेशन यूज करके नौकरी भी पा सकते हैं, एडिशनल लाइवलीहुड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, जस्ट रीड अबाउट इट, ठीक है। नाउ हियर द हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो वन थिंग इज श्योर कि जो ये मिल रहा है फैसिलिटी सिर्फ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिल रहा है, ठीक है। इट इज नॉट टू एनी अदर पर्सन। तो बेसिकली कितनी सब्सिडी मिल रही है, जो ड्रोन का ओवरऑल कॉस्ट होगा उसका 80% गवर्नमेंट सब्सिडाइज देगी, ठीक है, जो मैक्सिमम 8 लाख तक होगा। जो बाकी अमाउंट है उस पर आप लोन ले सकते हो, जिस पे आपको इंटरेस्ट काफ़ी मिनिमम 3% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, 8 लाख, 80%, 3%, ठीक है। Women SHGs can use this drone for rental purposes to provide services to farmers. Women SHGs can earn additional of rupees 1 lakh per year with the help of drone, ठीक है। Training to fly drone will also be provided. Got it? So here are the highlights of the scheme. Now what are the eligibility? Eligibility that only women SHGs are eligible to apply, ठीक है। Drones will only be used. Here is a rental for agriculture activity. मतलब इसके अंदर नमो ड्रोन दीदी के अंदर जो ड्रोन्स का उपयोग है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए ही होगा और किसी एक्टिविटी के लिए नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एग्जाम में से स्टेटमेंट आते तो यू माइट मार्क इट एज एन इनकरेक्ट one, but it is actually the correct because it is only for the agricultural purpose. Got it? So आगे बढ़ते हैं। So here is an article, इसको रीड करने का ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया, चीज़ों को लिंक किया गया, वुमेन को, फर्टिलाइजर्स को, एग्रीकल्चर को, रूरल सोसाइटी को, लाइवलीहुड को, ठीक है। जस्ट रीड अबाउट दिस आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। Now here are the questions that you should be knowing about. एंड मैंने ये क्यों पूछे आपको बताता हूँ। लाइक पीएम आवास योजना अर्बन, सो पीएम आवास योजना अर्बन के अंदर 4 वर्टिकल्स हैं। तो मैंने पहले भी बताया, जिस कभी भी स्कीम या किसी प्रोग्राम के अंदर 4 कंपोनेंट, 4 वर्टिकल्स या 5 कंपोनेंट या 5 वर्टिकल्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी रहता है एंड उसको आंसर करना उतना ही डिफिकल्ट रहता है। मैं आपको ये हटा दूँ और पूछूँ 4 वर्टिकल बताओ आप मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के, तो आपको नहीं पता होंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। हाँ, अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है 100 में से 1-2 लोगों को पता होंगे, बट काफियों को नहीं पता होंगे। बच्चे क्या करेंगे, गैस करेंगे। यहाँ पे भी आपको गैस ही करना है अगर आपको नहीं आता है, बिकॉज दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्कीम आप पढ़ोगे तो इसको छोड़ने का सेंस नहीं बनता है। तो इसमें से आपको क्या बताना है, कौन सा वर्टिकल नहीं है, ठीक है। यू हैव टू आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 वर्टिकल्स ऑफ पीएम आवास योजना अर्बन। नेक्स्ट इज की एसेट एंड टर्नओवर for the purposes of combination filings under Competition Act 2002 is a step towards ease of doing business, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन, आपको पता है कि कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर जो हमारे मर्जर्स, एक्विजिशन, कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी मॉनिटरिंग करता है कॉम्पिटिशन कमीशन की। अगर किसी मर्जर एक्विजिशन से मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट हो रही है, वो ना हो, तो उसकी चेकिंग करता है वो। तो उसी के रिगार्डिंग में एक चेंजेस किए गए हैं।
सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे क्या किया, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था उसको बढ़ा दिया गया थोड़ा सा, ताकि थोड़ी वही कंपनीज है जो इंपॉर्टेंट है, तो एसेट टर्नओवर को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नाउ इट इज डिफरेंट फॉर ग्रुप लेवल एंटरप्राइजेस, सॉरी ग्रुप लेवल कंपनी और एन एंटरप्राइज लेवल कंपनी। ठीक है, एंड इट इज डिफरेंट फॉर अ कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे 4 अलग अलग केसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कौन सा केस पूछा, मैंने वो उस कंपनी के बारे में पूछा जो एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रही है और इंडिया में कर रही है। उनका मिनिमम एसेट एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए आफ्टर कॉम्बिनेशन, ताकि वो फिर इस एक्ट के थ्रू कंपटीशन कमीशन उसका चेक करेगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू पूछी है। इसके लिए आप हमारा जो PIB लिंक है मैंने जो लास्ट स्लाइड में दिया उसको आप जरूर रीड करना। नेक्स्ट इज राइट टू रिपेयर पोर्टल। अगेन सो राइट टू रिपेयर पोर्टल नाम से पता लग रहा है कि आप यहाँ पे चीज़ें रिपेयर करवा सकते हो इस पोर्टल के ऊपर। तो ये न्यूज़ में था अगेन बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड इट इज रिलेटेड टू सर्कुलर इकोनॉमी। एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के ही रिगार्डिंग में ये पोर्टल बनाया गया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज केस कम हो रहा है, फिर जो डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर किया जाए। सो रिफर्बिश्ड उनको आइटम्स कहा जाएगा, उनको दोबारा से यूज किया जाएगा। ठीक है, सो इस पोर्टल के अंदर कौन से 4 सेक्टर्स हैं वो दिए गए थे न्यूज में। मैंने पूछा कौन सा नहीं है, तो अगेन यहाँ पे भी 4 सेक्टर्स थे एंड दीज सेक्टर्स आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो ये 4 पोर्टल में से आपको चारों याद होने चाहिए, बिकॉज अगेन हेयर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, 4 पोर्टल, द नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट हेयर। तो यहाँ पे कौन सा पोर्टल नहीं है, यू हैव टू आंसर दिस। ठीक है, क्या फार्मिंग इक्विपमेंट को आप रिपेयर करवा सकते हो यहाँ पे या नहीं? क्या क्लोथिंग एक्सेस या कोई कपड़ा फट गया क्या उसको रिपेयर करवा सकते हो यहाँ पे या नहीं? मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट, कौन सा यहाँ पे नहीं है 4 वर्टिकल में से? ठीक है, 4th है हमारा इसे कॉन्सेप्चुअल वेरिएशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स स्कीम, RODTEP। सो बेसिकली पहली स्टेटमेंट है कि इट इज बेस्ड ऑन ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कि जो आप गुड सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर आप टैक्सेस मत लो। जो आपने टैक्सेस बंदे उसे ले लिए हैं, GST ले लिया है आपने, वो मत लो। उससे क्यों मत लो? ताकि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना उसका प्राइसेस कम हो, ताकि एक्सपोर्ट में उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, बाकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस बढ़ जाए प्रोडक्ट की। और एक्सपोर्टर क्योंकि हमें फॉरेक्स लेके आ रहे तो उसको भी हेल्प कुछ मिल जाए। ठीक है, बिकॉज देखो अल्टीमेटली GST कौन पे करता है? फाइनल कंज्यूमर। बट जो एक्सपोर्टर है वो तो फाइनल कंज्यूमर नहीं है, और वो किसी एक्सपोर्टर GST तो मांग नहीं सकता, तो अल्टीमेटली उसको कॉस्ट बोन करनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट को ना बोन करनी पड़े, उसको क्या मिलता है? रिबेट मिलती है। तो मैंने वही पूछा जो रिबेट मिल रही है किस फॉर्म में मिल रही है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, और जो रिबेट मिल रही है क्या ये सारे टैक्सेस से मिल रही है? सेंटर पे, स्टेट पे, लोकल पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 5th है हमारा जल शक्ति अभियान में। तो जल शक्ति अभियान के बारे में आपने सुना होगा। अब यहाँ मैंने काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें पूछी हैं। क्या ये जो जल शक्ति अभियान कैंपेन है क्या ये एनुअल है या हाफ ईयरली है या हाफ एनुअल या फिर क्वार्टरली है, क्या है? एंड क्या इसके अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हैं, रूरल प्लस अर्बन्स? ठीक है, और क्या इसमें इंटरलिंकिंग और रिवर की बात करी गई है नहीं करी गई है? 3rd है जो रिसेंट एडिशन है 5th एडिशन, इसकी थीम के नाम के ऊपर। तो आपको बताना है द कैच हियर इज कि आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इसको आपको आंसर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़े इजी रखे मैंने आज क्वेश्चंस कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आंसर करना। इसके अलावा यहाँ PIB के लिंक्स है, यू कैन डाउनलोड द PDF एंड गो थ्रू दिस लिंक्स। यहाँ पे आपको कुछ जगह तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी बट काफ़ी जगह मिल जाएगी। लाइक इस पे मिल जाएगी आपको, जल शक्ति अभियान में मिल जाएगी, राइट टू रिपेयर पोर्टल पे मिल जाएगी, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से मिल जाएगी, PM आवास योजना पे शायद से इतनी इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, तो इसके लिए आप या फिर उसकी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो। अब इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी कल वीडियो होगी उसमें आपको ट्राई करेंगे बताने का। तब तक इनको सॉल्व करिएगा, इन कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दीजिएगा। थैंक यू गाइस एंड कीप स्टडिंग।